नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थशास्त्र की क्लास में। और इसमें आपको टॉप 50 एमसीक्यू मिलेंगे जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और कई बार परीक्षा में आए हैं। ऐसी मास्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखें और उसमें आपको ये 50 क्वेश्चन से आपको ऐसा एनालिसिस जनरेट होगा कि हाँ, ऐसे ही प्रश्न विविध परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। और जो प्रश्न पूछे गए हैं यही प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और आगामी परीक्षा के लिए इस क्लास से आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो अर्थशास्त्र से आने वाले होंगे। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आइए देखिए, अर्थशास्त्र के टॉप 50 प्रश्न जो हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? पशुधन से, मत्स्य पालन से, सिंचाई से, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है, मतलब मछली पालन से है इसका संबंध। इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आप कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है ऑप्शन सी, जो है हिल्टन आयोग, जो है हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी साल 1935 में। इस समय अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर चल रहा था। आगे ये देखते हैं कि राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय बीज नीति मतलब हमारे किसान भाइयों को जो एकदम सरकारी रेट पर जो बीज मिलेंगे और शोधित बीज और प्रमाणित बीज मिलेंगे वो मिलना, उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। और उस राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा कब की गई? साल 2002 में। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनके नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ किसानों के लिए। आइए आगे देखते हैं। 1991 का आर्थिक संकट ये सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट था। और ये ऐसा संकट था जिसमें रूस जैसा देश यूएसएसआर टूटकर जो है 14 से 15 राज्यों में देशों में विभाजित हो गया। तो ये वही आर्थिक संकट है और यहीं से हमारी अर्थव्यवस्था जो है पहले बंद अर्थव्यवस्था थी और फिर उसके बाद एक खुली अर्थव्यवस्था का रूप ले लेती है। उस समय प्रधानमंत्री जी जो है राजीव गांधी थे और उसी साल उनकी हत्या भी हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि 1991 के आर्थिक संकट के लिए निम्न में से किस एक कारण के रूप में जाना जाता है? तो किसी एक कारण के रूप में जाना जाता है तो बाह्य ऋण का उच्च स्तर। बाह्य ऋण से मतलब बाहरी देशों से हम लोग IMF से लोन लेके रखे हैं, विश्व बैंक से भी लोन है, उसके बाद बहुत सारे देशों से भी लोन जो है भारत सरकार ने लेती थी। तो वही है कि बाह्य ऋण का जो उच्च स्तर था वो था हमारे आर्थिक संकट का मूल कारण। लेकिन ये आर्थिक संकट जो है बहुत ही बड़ा था, चूँकि रसिया उस समय टूटा हुआ था और रसिया हमारा प्रमुख साझेदार था और रसिया के कारण ये आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। और आज 2022 में भी आप देखें कि रसिया के कारण ही सारे दाम फिर से बढ़ना चालू हो गए हैं। तो 1991 का जो आर्थिक संकट है ये बाह्य ऋण का उच्चतम स्तर, मतलब बाहर से जो उधार पैसा लिया गया था उसका एक कारण माना जाता है कि भारत में जो आर्थिक संकट आया। और ये भारत की आयात प्रतिस्थापन की नीति बिल्कुल गलत है, राजनीतिक अस्थिरता ये भी गलत है, विदेशी विनिमय कोष का उच्च स्तर ये भी गलत है। सही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य ऋण का उच्च स्तर, बाहरी ऋण का लोन का उच्च स्तर। आगे देखिए दोस्तों, औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार कुल कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु संरक्षित थे? इसमें आपको 16 दिया गया है, 11, 8 और 7। तो दोस्तों इसमें जो सही है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि जब नई औद्योगिक नीति लाई गई तो 1991 में उसमें हमारे 8 क्षेत्रों को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सार्वजनिक किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र हेतु संरक्षित किया गया। कि मतलब इसको सरकारी तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो 8 क्षेत्र थे और 8 क्षेत्र के लिए आपका ऑप्शन सही है सी। आगे देखें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें आपको अर्थशास्त्र के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मिलेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों हिंदी व्याकरण की क्लासेस आप जरूर देखिए, पूरे प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। आप संविधान की क्लासेस देखें, इतिहास की क्लासेस देखें, जियोग्राफी के टॉप क्वेश्चन देखें, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का जो है
आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाई गई है, वो करंट अफेयर जनवरी से 2021 दिसंबर तक के करंट अफेयर चैनल पे अपलोड हैं। इसके साथ ही आप जो है हमारे जनवरी माह के करंट अफेयर 2022 जो है इसको भी आप जरूर देखिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, केवल निर्यात का स्थान होता है, मुद्रा की आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, न राजकोषीय घाटा का स्थान होता है, न निर्यात और न ही आयात का स्थान होता है। इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। ये बंद अर्थव्यवस्था हमारी 1991 के पहले तक यही हमारी अर्थव्यवस्था थी, न तो निर्यात किया जा रहा था और न ही आयात था। और उस 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने भी हमारी अर्थव्यवस्था में भी खुलापन आया और उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था 1992 के आर्थिक संकट के बाद जब नए आर्थिक नीति लाई गई तो उसमें ये अपनाया गया। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात और ना ही आयात का स्थान होता है, मतलब ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ये होती है एक बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आय का वितरण मापा जाता है किससे, मार्शल वर्ग से, फिलिप वर्ग से, लाफर और लॉरेंज वर्ग। तो आपका जो लॉरेंज वर्ग है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों कि आय का जो वितरण मापा जाता है हमारे यहाँ लॉरेंज वक्र की सहायता से नापा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिए। आगे आइए देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि सब्सिडी जो न्यूनतम अथवा व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं है किस बॉक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब ये बॉक्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं और बिल्कुल पूछा ही गया है ये प्रश्न। तो ये काले बॉक्स में, अंबर बॉक्स में, मतलब आप इसका अंबर तो आकाश का रंग नीला है तो नीला ले सकते हैं, नीले बॉक्स में या कि हरे बॉक्स में या कि लाल बॉक्स में। तो जो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि सब्सिडी जो न्यूनतम अथवा व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं है उसे रखा जाता है। जो कोई व्यवधान नहीं है तो किस में रहेगा, बिल्कुल उसमें ग्रीन सिग्नल है और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हरा बॉक्स होता है। हरा बॉक्स होता है किसके लिए, कृषि सब्सिडी जो न्यूनतम अथवा व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं है वो रखा जाता है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जो है हरे बॉक्स में। इसे अब आप याद रखें। आगे देखते हैं नाबार्ड में जो भारत सरकार का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है दोस्तों वो 99% है। ये 99% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है और 1% की हिस्सेदारी इसमें से बेची गई है। तो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा कि नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी। ये पूछे गए हैं प्रश्न दोस्तों, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप इन्हें जरूर याद रखें। और चैनल को अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और शेयर आप करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और आपकी परीक्षा की तैयारी हमारे ऊपर छोड़िए। हमारे चैनल के आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल देखें, ये सभी प्रैक्टिस सेट और हमारे टॉप स्टैटिक जीके की क्लासेस और ये टॉप 50 की जो क्लासेस सीरीज चल रही हैं इन सभी सीरीज़ को देखें। आपकी परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन माध्यम में यूट्यूब चैनल से 100% जो है समर्पण होकर कराई जा रही है और जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी परीक्षा क्वालिफाई करें और आपके साथ साथ में जो है अपने दोस्तों को भी आप मौका दें और उनके बीच में अपने इस वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। आगे देखते हैं, एक नवरत्न कंपनी एक परियोजना में स्वतंत्र रूप से कितनी धनराशि का निवेश कर सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये नवरत्न कंपनियां जो है इसमें आराम से कर सकती हैं। एक नवरत्न कंपनी एक परियोजना में स्वतंत्र रूप से कितनी राशि, तो उसका आंसर हो जाएगा कि 1000 करोड़ की राशि ये बिल्कुल इसमें शेयर कर सकती हैं। इसे आप याद रखिए। और आगे आइए देखते हैं, केंद्र सरकार के गैर योजना अंतर्गत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है। तो केंद्र सरकार का जो गैर योजनागत व्यय है इसके अंतर्गत सबसे बड़ा मद जो होता है वो ब्याज भुगतान का, कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ चला जाता है। तो जो दुनिया के देशों से, IMF से, विश्व बैंक से हमने उधार लिया है, ऋण लिया है,
उसके भुगतान में हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो गैर योजनागत व्यय जो होता है वो उसका सबसे ज़्यादा पैसा ब्याज भुगतान पे जाता है, ना तो रक्षा पे जाता है, ना तो पेंशन में जाता है, ना तो सब्सिडी में। मतलब ब्याज कितना हानिकारक है कि अगर यही ब्याज हमको न देना हो तो हम जो है बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन ब्याज तो जैसे ये देश को लेना पड़ रहा है, वैसे देखिए जन जन जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसको जो है लोन लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास गड़ा हुआ या पुश्तैनी धन उनके पास होता है और वो अपना विकास और अपने परिवार को चला पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आप देखें कि जिनके पास गोल्ड है तो गोल्ड लोन ही लेके बेचारे अपना काम चला रहे हैं। तो ऋण जो है एक व्यक्ति के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, ये सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति ही नहीं सबसे ज़्यादा जो है ब्याज में भुगतान करता है, बल्कि सरकारें भी, देश भी सबसे ज़्यादा जो भुगतान करते हैं। तो गैर योजनागत जो किसी योजना में खर्चा नहीं किया जाता है वो ब्याज के भुगतान में इतना पैसा चला जाता है, ये आपको याद रहने वाला है। चालू लेखा घाटा क्या है? चालू लेखा घाटा दोस्तों वस्तु के बाजार मूल्य से लागत मूल्य अधिक होने पर होने वाला घाटा, या कि देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। तो दोस्तों चालू सरकार में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, कि देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा जो है वो चालू लेखा घाटा होता है। आपका ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं कि एन.के. सिंह कमेटी का संबंध किससे है? एन.के. सिंह कमेटी संबंधित है बैंकिंग सुधार से, प्रत्यक्ष कर सुधार से, राजकोषीय उत्तरदायी एवं बजट प्रबंधन या व्यापार सुधार से। तो जो एन.के. सिंह कमेटी है ये राजकोषीय उत्तरदायी एवं बजट प्रबंधन से इसका संबंध है। किसका संबंध है दोस्तों? ये हमारा एन.के. सिंह कमेटी का संबंध है राजकोषीय उत्तरदायी एवं बजट प्रबंधन से। एक बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी व बेची जाती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार या कि तृतीयक? तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही है। प्राथमिक बाजार जो होता है वो जो है किस नाम से जाना जाता है? एक बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी व बेची जाएं। तो अगर पहली बार की बात आती है तो आपको बिल्कुल प्राथमिक को याद ही रखना है, यही है प्राथमिक बाजार। यहीं पे पहली बार कोई प्रतिभूतियां खरीदी व बेची जाती हैं। आप दोस्तों अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसको महाराज कौटिल्य जी ने लिखा था। ये कौटिल्य को भी आप याद रखिए। और ये अर्थशास्त्र आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन है और प्रायः यही प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र में, जो है वनडे एग्जाम्स वगैरह में, पीसीएस पीएससी एग्जाम में। तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इनको एक दो बार वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मानव विकास रिपोर्ट जिन 3 संकेतकों का संयोजन करके विकास का मापन करती है वह क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, औसत वेतन, और स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, जीवन स्तर, या कि स्वास्थ्य, शिक्षा या कृषि उपज? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन जो होता है वो मानव विकास रिपोर्ट जिन 3 संकेतकों का संयोजन करके, मतलब किसी भी देश के जो विकास का मापन है, ये विकास का मापन मानव विकास रिपोर्ट जो आप हर साल देखते हैं उसमें 3 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। उसमें आता है कि इस संबंधित देश में कितने ज़्यादा व्यक्ति स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति कितना उनका खर्च है, बजट है, शिक्षा का क्या स्तर है, और जो औसत वेतन है लोगों का, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है। ये मानव विकास रिपोर्ट के 3 संकेतक हैं, इन्हीं से इनका मापन किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन से। आइए आगे देखते हैं बीमारू का प्रतिनिधित्व क्या करता है। किसी किसी को बोलते हैं बीमारू राज्य है ये। तो बीमारू राज्य दोस्तों, बीमारू राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो गरीब राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कि जैसे बिहार को बीमारू राज्य जो है कहा जाता था, क्योंकि विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें कि जो है बहुत ज़्यादा आईएएस और आईपीएस कहीं से मिलेंगे तो आपको इस बिहार से मिलेंगे। बिहार के लोग जो समर्पित हैं, बहुत ही समर्पित हैं, और दुनिया भर में अगर कहीं आपको लोग मिलने वाले हैं तो बिहार के लोग मिलेंगे, जो सर्वाधिक मगही भाषा बोलते हैं और उसी को भोजपुरी भी कह लिया जाता है। तो आप इसे याद रखिए कि बीमारू का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से राज्य करते हैं? तो ये जो गरीब राज्य हैं ये बीमारू का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं
कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 2015 से 30 में कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है। ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, इन्हें आपको फैक्ट के रूप में ही याद रखना होगा कि इसमें दोस्तों 17 ऐसे लक्ष्य हैं जिनको वैश्विक सतत विकास के लक्ष्य में शामिल किया गया है कि 2015 से लेकर जो है 30 तक की अवधि में हमारी पूरी दुनिया के लिए ये वैश्विक सतत विकास के लक्ष्य हैं जो इन 15 सालों के लिए हैं। तो 15 सालों में कितने लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की कितने दरें लागू हैं दोस्तों, कि आपने देखा जीएसटी में कितने कर लागू हैं, इसमें 4 प्रकार के कर लागू हैं दोस्तों। जो है इन चारों करों को आपको जरूर याद रखना है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर की कितनी दरें हैं, तो 4 दरें हैं, उन दरों को आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय क्या है। तो आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और विशुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, आप जरूर इन्हें देखें दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये वर्तमान में जो भी अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हैं इसके जनक हैं दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हें आप स्टार लगा के रखें। और ये स्टार जो है किसके ऊपर लगाना है, तो ऑप्शन डी पे आपको ये स्टार लगाना है। ऑप्शन डी, एडम स्मिथ वर्तमान अर्थशास्त्र के ये जनक हैं, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। मुद्रास्फीति का कारण आपसे पूछा जा रहा है, धन आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, उक्त ए एवं बी दोनों, या मुद्रा की मांग बढ़ना। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब है कि मुद्रा की जो मांग बढ़ती है तो वहीं पे मुद्रास्फीति आती है। मुद्रास्फीति का कारण है मुद्रा की मांग बढ़ जाना। माफ कीजिएगा दोस्तों, आगे देखिए, कृषि से संबद्ध क्षेत्र निम्न में से हैं, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। ये दोनों तो बिल्कुल सेपरेट अलग ही हैं। और ये जो हमारा पशुपालन है ये कृषि से संबद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, इन्हें आप याद रखें। और आगे देखिए दोस्तों कि वर्तमान में नीचते गिरती अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मतलब ये नीचे है दोस्तों कि नीचे गिरती हुई अर्थव्यवस्था किसे आप क्या समझते हैं, जो अर्थव्यवस्था डाउन की तरफ चल रही हो, वो अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, तो उसे नीचे गिरती अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो इसका समस्त जो है मतलब होता है सुस्ती, मंदी, पुनरुत्थान, तेजी। तो इसमें मंदी ना आके दोस्तों इसमें आएगा सुस्ती, कि ये सुस्ती या मंदी जो है यही है मंदी कि नीचे गिरती अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है कि हमारे मार्केट में क्या है, मंदी है। तो इसी मंदी को ही आप समझें कि ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल सही है। वर्तमान में नीचे गिरती अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो नीचे गिरती अर्थव्यवस्था का सुस्ती और मंदी आप जो है बिल्कुल ले सकते हैं। और मंदी इसके लिए परफेक्ट जो है इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में किन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में जो है किन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो इसमें जल संरक्षण, जल संचयन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सरकारी संपत्ति जैसे स्कूल, अस्पतालों का निर्माण, या प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा द्वारा निर्धारित कार्य। तो दोस्तों इसका जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में किन कार्यों को है, तो इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जल संरक्षण एवं जल संचयन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में ये जो है जल का संरक्षण, आप देखिए कि नरेगा के तहत तालाबों की खुदाई होती रहती है, और इन चीज़ों को आप जरूरी याद रखें। और आगे आइए देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वित्तीय वर्ष में लागू हुई। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो लागू होती है ये कौन से वित्तीय वर्ष में लागू हुई, तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था,
तो जो है नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था। और नाबार्ड की स्थापना जो है ये बैंकों को जो है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनरेगा दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर को न मनाया जाकर ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कि मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हमारी पीसी महालनोबिस जो योजना थी, ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये पीसी महालनोबिस आप इनको जरूर याद रखिए कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। ऑप्शन बी आपका सही है। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप जो है अनुमोदन किया जाता है। ग्रीन गोल्ड क्या है? अब ग्रीन गोल्ड सोना है, चाय है, कहवा है या अफ्रीकी जनजाति है? तो दोस्तों ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये जो चाय कहा जाता है, चाय जो हम लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, यही है हरा सोना। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो हरित क्रांति के जनक आप देखें कि क्या जवाहरलाल नेहरू जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर स्वामीनाथन? इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, ये आप इसको याद रखिए, इसको बिल्कुल स्टार लगा के रखिए। और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो आप जानते ही हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। इन्हें एक नाम से जाना जाता है जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिए। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो प्रारंभ होती है जो है दोस्तों 2000 में बिल्कुल नहीं, 2003 में नहीं, 2002 में बिल्कुल नहीं, ये 1999 में प्रारंभ होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 में प्रारंभ हुई। और दोस्तों इसको आप देख लीजिए कि हरित क्रांति जो है एमएस स्वामीनाथन भारत के लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन, सफ़ेद क्रांति जो दूध के क्षेत्र में आती है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये पीत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह की थी। और नीली क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका हीरालाल चौधरी जी के लिए थी। तो ये आपके बिल्कुल ये क्रांतियों को एक साथ आपको दिया गया है। इन क्रांतियों को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें जरूर याद रखें। हरित क्रांति से अगर आपके ऑप्शन में आते हैं तो एम एस स्वामीनाथन को क्लिक करना है, श्वेत क्रांति के लिए वर्गीस कुरियन को क्लिक करना है, और पीत क्रांति के लिए जो है बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह को, और नीली क्रांति के लिए हीरालाल चौधरी को आपको क्लिक करना है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है दोस्तों? तो गैर योजना खर्च आपने देखा है कि हमें रक्षा उर्वरक सब्सिडी और सार्वजनिक उपक्रमों में न खर्चा करके यहाँ पर नहीं खर्चा होता है। ये खर्चा होता है ब्याज भुगतान में, कि ब्याज के लिए हम सबसे ज़्यादा अदायगी करते हैं बिना योजनाओं के खर्च में। ठीक है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है दोस्तों? तो ये DFHI है क्या? आप इसे बिल्कुल क्लिक करें और आप इसका आंसर भी बताएं हमें, क्या CII है या कि सेबी है या कि IRDA है? तो IRDA तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इसका सही आंसर है IRDA जो होता है वो भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन IRDA करता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? डाउ जोन्स, निकी, सेंसेक्स, नास्डेक? तो दोस्तों ये सेंसेक्स आप देखें कि सेंसेक्स आज इतना से इतना ऊंचा हुआ जो है, ये सेंसेक्स बार बार हम लोग देखते रहते हैं टीवी समाचार पत्रों में। तो ये सेंसेक्स जो है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। ये भारत ही नहीं एशिया का सबसे पुराना सूचकांक होने का गौरव भी प्राप्त है हमारे जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही दोस्तों? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। इसमें हमारी कृषि की जो वृद्धि थी वो सर्वाधिक रही 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है दोस्तों? क्या नीति आयोग करता है, वित्त आयोग करता है, राष्ट्रीय आय समिति या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। आगे देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति के निम्न कारणों में से है
क्या कारण है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है मुद्रास्फीति में। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, तो मुद्रा का मूल्य जब गिरेगा तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा। दोस्तों कॉमन सी चीज़ आपको समझना है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है सही हैं कि मुद्रास्फीति का कारण अगर आपसे पूछा जाए मुद्रास्फीति क्या है, तो एकदम सिंपल सा बताना है कि इसमें वस्तुएं जब ज़्यादा महंगी होगी तो मुद्रा का मूल्य गिरेगा। अब जब चीज़ें पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो डॉलर कितने 75 पे अभी वर्तमान में पहुंच गया है, और मतलब वस्तु का मूल्य जो है, जो हम डीजल पेट्रोल ले रहे हैं और भी सारी चीज़ें ले रहे हैं, ये वस्तु का मूल्य बढ़ते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मुद्रा का मूल्य हमारे ये घट रहा है। इसी स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। इसे आप भूलने वाले नहीं हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो चुका है। ये अब आपको याद रहेगा कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो मुद्रा का मूल्य गिरेगा तो डॉलर में अभी हमारी मुद्रा मापी जाती है, तो डॉलर जो है बढ़ेगा और हमारा रुपया घटेगा। ठीक है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग निम्न में से है? सीमेंट, लोहा, इस्पात, चीनी और वस्त्र। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इसमें सही है। आपका बी, आपका सी और डी ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही है कि जो वस्त्र उद्योग है वो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है हमारे 140 करोड़ की जनता को। और भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में दोस्तों जो सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई वो 1904 में हुई। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत, और यहीं पे देखें जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था दोस्तों, इसी के बाद जब बंगाल विभाजन होगा और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो इसी के जो है 4 में ये सहकारी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी 1904। और इस समय लॉर्ड कर्जन अपना आतंक जो है यहाँ पे फैला रहे थे। लॉर्ड कर्जन को आप जरूर याद रखें। ये सब ऐसे जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दुश्मन रहे कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद होने में इतना समय लगवा दिया कि हमें अगर सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता तो भारत को आज़ादी मिलने में अभी और लंबा समय लगता। हो सकता है कि हम लोग अभी भी गुलाम ही रहते। तो आप सोचिए कि भारत की आज़ादी में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी दोनों क्लासेस आप देखिए दुनिया में बदलाव कैसे हो रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी क्लासेस VIP क्लासेस चलाई गई हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। एक आप इसको कहानी के तौर पर भी अगर भारत के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देखिए कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको दुनिया की पॉलिटिक्स अगर समझना है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको सबसे पहले दुनिया भर का इतिहास पढ़ना होगा। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस जो है आपके लिए ज़रूर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस। आपको सोवियत संघ का विघटन बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप उन्हें भी देखिए। आपको अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति बताई गई है। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार का प्रभाव बताया गया है। पेरिस शांति सम्मेलन क्यों हो रहा है उसको आपको समझाया गया है। ये सारी चीज़ें चैनल पे चलाई जा रही हैं दोस्तों, आप इनको देखिए। और भारत में आप दिल्ली सल्तनत के सभी वंश आप हमारे चैनल पे पूरा करें। आपको जो है गुलाम वंश से चालू करें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद, तुगलक, लोधी सभी के बारे में आपको पढ़ाया गया है। आप उसे लें और 100% परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी अगर इन क्लासेस को जरूर देख लेते हैं तो। और उन्हें 1-2 बार देख के रिविजन कीजिए, सफलता 100% मिलेगी। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क में जो है आप बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर अच्छे से आपको समझना है कि जिस प्रक्रिया से आपको समझाया जा रहा है इनको आप ध्यान से देखें, ये आपको समझ में आएगा। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र के अंश में क्या परिवर्तन आता है? तो दोस्तों इसमें क्या परिवर्तन आएगा? तृतीयक क्षेत्र घटता है या बढ़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है दोस्तों। तो जब अर्थव्यवस्था विकसित होने लगती है तो इसमें दोस्तों क्या हो जाता है कि जो तृतीयक क्षेत्र का योगदान है वो योगदान क्या होता है, वो बढ़ने लग जाता है। और बाकी जो है दोनों सेवाओं का जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं इनका योगदान जो है नहीं बढ़ता है तृतीयक की अपेक्षा। मसाला ब्रांड से आप क्या समझते हैं? अब आप जो है हमारे अमेठी में राजेश मसाला जी बिकते हैं। राजेश मसाला पूरी भारत में बिक रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका जो है। उसी प्रकार से आप गोल्डी मसाले भी देखते हैं। तो ये मसाला ब्रांड वो मसाला आपको नहीं समझना है, ये सब्जी का मसाला नहीं है दोस्तों, ये अर्थशास्त्र का मसाला
डिनोमिनेटेड ब्रांड है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी डिनोमिनेटेड ब्रांड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिनोमिनेटेड ब्रांड। तो दोस्तों ये मसाला ब्रांड जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी जो रुपए डिनोमिनेटेड ब्रांड है उसी को कहा जाता है मसाला ब्रांड। इसे आपको यहाँ से लिंक करना है, आपको इसमें MDH या गोल्डी मसाला नहीं समझना है। ये मसाला ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जारी करता है। आपका ऑप्शन सही है बी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्राथमिक सेक्टर में ऋण किसे दिया जाता है। तो प्राथमिक सेक्टर में ऋण किसे दिया जाता है? कृषि को, बजट सब्सिडी को, ए बी दोनों को, या कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही कौन सा है आप बताएं दोस्तों। इसमें जो सही हो जाएगा कि प्राथमिक सेक्टर में जो ऋण दिया जाता है वो कृषि सेक्टर में भी दिया जाता है, और बजट में जो सब्सिडियाँ दी जाती हैं वो सब्सिडी भी दी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक सेक्टर में ऋण जो दिया जाता है वो कृषि और बजट, कृषि सेक्टर को और बजट सब्सिडी दोनों दी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही है। अत्यधिक मूल्य वृद्धि की अवस्था में क्या होता है? ऋण देने वाले को नुकसान हो जाता है, या कि ऋण लेने वाले को नुकसान होता है, या विक्रेता अपनी पूर्ति को कितना भी कीमत बढ़ा सकते हैं जिसे क्रेता खरीदना चाहे, या कि कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसका जो होगा कि जब अत्यधिक मूल्य वृद्धि की अवस्था आती है, जब वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वस्तुओं के दाम बढ़ने पर दोस्तों आपके लिए क्या हो जाएगा, जो है इन वस्तुओं में आप जो है देख पाएंगे कि ऋण देने वाले का मूल्य जो होगा वो बिल्कुल बढ़ जाता है। इसमें वस्तु के दाम जो है इंक्रीज हो जाते हैं। यही है अत्यधिक मूल्य वृद्धि में, जब वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो जिसने आपको पैसा दिया है जो है ऋण देने वाले को नुकसान होगा, और जो वस्तु का मूल्य तो बढ़ा हुआ है तो वस्तुओं को जो है विक्रेताओं को इनको फ़ायदा होगा, लेकिन जिसने मतलब क्रेता को फ़ायदा होगा। इसमें जिसने ऋण लिया है ऋण लेने वाले को फ़ायदा होगा, लेकिन ऋण जो है देने वाले को नुकसान हो जाता है। इसे आप याद रखें, ये अर्थव्यवस्था के टर्म्स हैं। ऋण देने वाले को नुकसान होगा। आइए आगे देखते हैं। वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। तो वास्तविक जीडीपी की जो गणना की जाती है दोस्तों वो की जाती है क्या सीमांत कीमतों पर, वर्तमान कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, या विनिमय मूल्य पर। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सही है दोस्तों कि वास्तविक जो जीडीपी की गणना होती है, इस जीडीपी की गणना किस पे होती है? तो वो होती है, हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा कि जो है स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो देश एवं लोगों की आर्थिक प्रगति का ज्ञान करने के लिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्तियों को जानने के लिए, या कि उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों इन सभी के लिए की जाती है। इससे हमें देश के लोगों की आर्थिक प्रगति का भी ज्ञान हो जाता है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर भी ज्ञात हो जाती है, और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्तियों को भी जानने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है इसलिए की जाती है। जिन वस्तुओं का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, देश एवं लोगों की आर्थिक प्रगति, तो दोस्तों ये वही ऑप्शन आपका जो है इसमें रिट्रीट हो गया है। इसके लिए आप जो है हम आपको अगली क्लास में इसके बारे में जरूर बताएंगे कि किन वस्तुओं का संबंध देश एवं लोगों की आर्थिक प्रगति को ज्ञान करने के लिए राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपका पिछले क्वेश्चन के ही ऑप्शन इसमें रिपीट हो गए हैं। ये जो है थोड़ा सा फॉल्ट है इसमें। आप आइए सीधे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ 50 में हम बिल्कुल पहुँच रहे हैं अपनी स्लाइड में, कि भारत की बीमा कंपनी, भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो क्या ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम जो आजकल बहुत चल रही है, बिरला सन लाइफ, या इफ्को टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस? तो ये आपको बताना है कि भारत की पहली बीमा कंपनी कोई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये भारत की पहली बीमा कंपनी थी। और पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब चक्रीय बेरोजगारी शून्य हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। घर्षणात्मक बेरोजगारी शून्य होती है, इसका गलत हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी शून्य होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और छिपी हुई बेरोजगारी शून्य होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब चक्रीय बेरोजगारी शून्य हो जाती है। दोस्तों ये क्लास हमारी कैसी लगी आपको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण
50 क्वेश्चन रहे और ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। आप इन्हें 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए, इससे आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए अर्थशास्त्र का टॉप 50 की सेकंड सीरीज लेके आ रहे हैं, उसको भी आप देखिए और इन 100 वीडियोस को आप जो है 100 प्रश्नों को आप देख कर जाइए और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाएंगे, ये आपसे वादा रहा। आइए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल पे सभी विषयों की तैयारी करें दोस्तों, सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं और हिंदी से नेट जेआरएफ का अगर आपका सपना है तो आपका जरूर पूरा होगा। इसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।